जय भीम साथियों। मैं नीरजा भारती आपके लिए 29 अक्टूबर 1951 को बाबा साहब जब पटियाला में आए थे, तब जो इन्होंने पटियाला के अनारदाना चौक में भाषण दिया था, वह भाषण और उस भाषण पर चर्चा और खास बातों पर टिप्पणियां लेकर हाजिर हुई हूँ। यह भाषण और इस पर चर्चा इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके लिए इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबन ने आपके लिए ही बनाई और तैयार की है। उनके सहयोग से मैं आपसे साझा कर रही हूँ। अक्टूबर माह के अंत में बाबा साहब ने पंजाब का दौरा किया। तब पटियाला में 29 अक्टूबर 1951 में उनका जोरदार स्वागत हुआ। उस वक्त पंजाब दलित फेडरेशन के प्रमुख नेता बापू साहब राजभोज, सेठ किशन दास, श्री केसी सुलेख, श्री मिहा सिंह उपस्थित थे। डॉक्टर बाबा साहब ने भाषण में कहा, बहनों और भाइयों, श्री राजभोज ने आपको बता ही दिया है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं संक्षेप में अपने दल की भूमिका स्पष्ट करता हूं और राजनीति के अखाड़े में उतरने के बाद किस बात का कैसे मुकाबला करना है, ये बताता हूं। अस्पृश्यों पर अत्याचार करने तथा महत्वाकांक्षाओं को दबाने की प्रथा पर कांग्रेस और सवर्ण हिंदू अगर समय रहते रोक नहीं लगाते हैं, तो उन प्रथाओं को खत्म करने के लिए हमें कुछ और तरीके अपनाने पड़ेंगे। समय रहते कांग्रेस को अपनी नीति बदलनी होगी। उन्हें अस्पृश्यों को बढ़ावा देने वाली नीति अपनानी होगी। ये चुनावी दौर है, इसी में देश के सारे दल और उनके कार्यकर्ता व्यस्त हैं। बेशक चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं, कम से कम हमें आगामी चुनाव बेहद महत्वपूर्ण यानी जिंदगी और मौत का सवाल है। इसीलिए इस सवाल पर पूरी तरह सोचना और उचित हल निकालना बहुत जरूरी है। कांग्रेस सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। पिछले 60 सालों से ये दल बना हुआ है, साथ ही आज वह सत्तारूढ़ है। 4 सालों तक इस दल ने राज चलाया है। बड़ी शान से इस पार्टी की ओर से लोगों को ये बताया जाता है कि कांग्रेस के अलावा देश और लोगों का कोई भला नहीं कर सकता, इसलिए कांग्रेस को ही वोट देना चाहिए। कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में आना चाहती है। गरीबों को निचोड़ खाने वाली कांग्रेस चाहती है कि लोग फिर से चुने। कांग्रेस के पास किराए के प्रचारक बहुत हैं। इस पार्टी के पास बहुत पैसा होने के कारण ऐसे लोग उनसे पलते भी हैं। उनके जरिए कांग्रेस लोगों पर दबाव डाल सकती है। इसलिए कांग्रेस में असल में क्या चल रहा है, इसकी जानकारी जरूरी है। एक तरफा प्रचार के कारण किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। अनाज और कपड़ों का सवाल कांग्रेस हल नहीं कर पाई है, हम सब जानते हैं। उल्टे ये अब बेहद मुश्किल सवाल बन गया है। शरणार्थियों की समस्या को भी सत्तारूढ़ कांग्रेस हल नहीं कर पाई है। इसलिए फिर अगर सत्ता में आए तो इन सवालों को वह कैसे हल कर पाएगी? अपना निकम्मापन उसने 4 सालों के अपने कार्यकाल में साबित कर ही दिया है। कांग्रेस यह कह सकती है कि थोड़े समय में ये समस्याएं हल नहीं हो सकती। इसके बावजूद कांग्रेस की केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों पर हुकूमत चलाने वाले हाईकमान द्वारा देश को कम से कम घूसखोरी, सांठगांठ, नैतिक हरास इन 3 महान रोगों से मुक्त करना चाहिए था। कांग्रेस अगर चाहती तो वह इन बुराइयों को समूल नष्ट कर सकती थी, लेकिन इस जहर का असर कांग्रेस सरकार के राजकाज में इतना आ चुका है कि उसे जड़ से उखाड़ना संभव नहीं। छोटे से लेकर बड़े तक हर कोई एक ही थैले के चट्टे बट्टे बने गए हैं। कांग्रेसी मंत्रिमंडल से अपना कोई कामकाज करवाना हो तो घूस देनी ही पड़ेगी, वरना अर्जी खारिज की जाएगी। ये पक्का जानिए। मैं ये आरोप नहीं कर रहा, कांग्रेस के भीतर से ही ऐसे आरोप किए जाते हैं। घूसखोरी और कालाबाजारी का कुछ हिस्सा कांग्रेस का मंत्रिमंडल लेता है, ऐसा खुलेआम लोग बोलते हैं। मद्रास के मुख्यमंत्री श्री टी प्रकाशन को कांग्रेस की ऐसे ही अंदरूनी घपलों के कारण इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कांग्रेस हाईकमान के सामने मद्रास के सहयोगी मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए। उसमें साफ तौर से कहा गया था कि कुछ मंत्रियों ने नियंत्रण का फायदा उठाते हुए खुद की झोली भरी है, साथ ही सरकारी पैसों का निजी काम के लिए इस्तेमाल किया गया। कुछ लोगों ने रिश्तेदारों को सरकारी काम दिए। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही कुछ हुआ। किसी समय प्रांतीय कांग्रेस के अध्यक्ष त्रिलोक सिंह और अभ्यू पी असेंबली में विरोधी गुट के नेता ने भी कांग्रेस के मंत्रियों पर इसी प्रकार के आरोप लगाए थे। पंजाब में 2 पूर्व प्रमुख मंत्री एक दूसरे पर घूसखोरी का और अनैतिकता का खुलेआम आरोप लगा रहे हैं। असल में कांग्रेस हाईकमान को एक जांच आयोग की नियुक्ति कर इन आरोपों की सिलसिलेवार और गहराई से जांच करनी चाहिए। अपराधियों को दंडित करना चाहिए। इस प्रकार जांच किए बगैर ये नहीं कहा जा सकता कि अच्छी सरकार अस्तित्व में है, क्योंकि आरोप खुद मंत्रियों पर लगे हैं। एक अंग्रेज मंत्री के साथ घटी एक घटना का यहाँ जिक्र करना आवश्यक है।
एक मंत्री पर घूसखोरी का आरोप था। मजदूर प्रमुख मंत्री में एटली ने तुरंत जांच आयोग की नियुक्ति की। पूछताछ में पाया गया कि एक व्यापारी द्वारा मंत्री को क्रिसमस में एक विस्की की बोतल और कुछ कपड़ा दिया गया था। दोनों में लेन देन का कोई उद्देश्य नहीं था। बात बिल्कुल ही नगण्य थी। लेकिन एटली ने उस मंत्री को इस्तीफा देने पर बाध्य किया। लेकिन हमारे देश में क्या स्थितियां हैं देखिए। विभिन्न प्रांतों के करीब 25 मंत्रियों पर गंभीर आरोप है, लेकिन कांग्रेस हाईकमांड ने इस तरफ से जानबूझकर आंखें मूंद ली हैं। इतना ही नहीं, इन लोगों पर लगे आरोपों की जांच नहीं की गई और वे आरोपी चुपचाप मनमानी कर रहे हैं। और ऐसे नेताओं के हाथ में अपने देश का भविष्य है। बताइए, ऐसी कांग्रेस और उसके मंत्रियों के बारे में विश्वास कैसे निर्माण होगा, जो खुलेआम लोगों को लूट रहे हैं? ऐसे चोरों के साथ स्वाभिमानी और न्यायप्रिय पुरुष कैसे सहमत हो सकते हैं? मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस सरकार भ्रष्ट, करप्ट सरकार है। वह चोरों की सरकार है। लोगों को लगता था कि जवाहरलाल नेहरू ऐसे आचार भ्रष्ट मंत्रियों के कामकाज पर ध्यान देंगे, लेकिन अनुयायियों को उन्होंने घोर निराश किया है। उल्टे दिल्ली में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तब उन्होंने कहा कि अन्य देशों में घूसखोरी बहुत बड़े पैमाने पर होती है। इससे जो पुराने प्रतिष्ठित चोर हैं, उनके लिए खुला दरवाजा मिल जाता है। जो लोग पक्के चोर बनने में आनाकानी करते रहते हैं, उन्हें भी ऐसी बातें धीरज देती है। जो लोग घूस लेकर अमीर बन रहे हैं, वे इस बात से वश हो सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू हमारे मंत्री हैं, क्योंकि ऐसे अपराधों के लिए सजा नहीं देना, उन्हें माफ करना या उनकी ओर अंदेवी करना पंडित जी अपना धर्म मानते हैं। जिन्हें ऐसी बातें करने में शर्म नहीं महसूस होती, वे देश का कल्याण क्या करेंगे? जो लोग कांग्रेस को वोट देंगे, वे इसी बात के लिए देंगे कि ऐसी बातें चलती रहें। लेकिन भारतीयों में अच्छा क्या है और बुरा क्या है पहचानने की योग्यता आ गई है। कांग्रेस के लोग दूसरों को सलाह देते हैं कि आप अपनी पार्टी छोड़कर हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए, क्योंकि वे कहते हैं कि कांग्रेस ही देश का भला करने वाली है। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या कभी चूहा और बिल्ली एक साथ रह सकते हैं? सांप और नेवले में मित्रता होना क्या संभव है? एक दूसरे का वे सत्यानाश ही करेंगे। प्राणी मात्रों में ऐसे कई उदाहरण देखने मिलते हैं। इनके बीच भी यही हाल है। देश में कुछ ऐसे लोग हैं और कुछ ऐसे दल हैं जिनका काम परस्पर विरोधी है। किसानों को लूटने वाले बनिए और किसानों के बीच क्या कभी मित्रता संभव है? बिल्कुल ऐसा ही हाल ब्राह्मण और अस्पृश्यों के बीच है। ब्राह्मण वर्ग अस्पृश्यों को हमेशा कैद रखना चाहेगा, वह उन्हें कभी उभरने नहीं देगा। ब्राह्मण वर्ग अस्पृश्यों को सीधा सादा जीवन तक जीने नहीं देते। फिर अत्याचारी और पीड़ितों का एक दल होना कैसे संभव है? जिस पार्टी में अत्याचारी और स्वार्थी लोगों को प्रतिष्ठा प्राप्त है, ऐसी पार्टी से गरीब और अत्याचार पीड़ित लोगों का क्या कल्याण होगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए ऐसे अत्याचारों से पीड़ित लोगों का एक बहुत बड़ा विरोधी संगठन होना बहुत महत्वपूर्ण है, वरना लोगों की उम्मीदों पर ये पानी फेरते ही रहेंगे। कांग्रेस के झांसे में, उनके मीठे धोखे में न आना। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चलाने से आप ही बाद में दुखी होंगे। ऐसे पक्ष में शामिल होना यानी परंपरा से चले आए अत्याचारों के लिए खुद को समर्पित करना है। इस प्रकार देश को मिली आजादी का उपभोग केवल सवर्ण ही करेंगे। आजादी के लाभ अगर आप भी चाहते हैं, तो आप अगर अपना संगठन बनाना चाहते हैं, तो शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन को मजबूत करना यही एकमात्र मार्ग है। कांग्रेस के हरिजन मंत्रियों ने लोगों के बीच खुद जाकर प्रचार किया था कि आज की सभा में उपस्थित न रहें। हमारे फेडरेशन द्वारा अगर अस्पृश्यों के हितों के लिए लड़ाई नहीं छेड़ी होती तो क्या ये संभव था? ऐसे हाल में ये मंत्री कहां होते? इन्हें मंत्री किसने बनाया? साफ कहूं तो मैंने बनाया। फेडरेशन ने इन्हें मंत्री बनाया। फेडरेशन ने अगर लड़ाई नहीं छेड़ी होती तो आज ये हरिजन मंत्री भी अपमान और जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे होते। इन हरिजन मंत्रियों ने क्या कभी अपनी माँ या बहनों की आंखों के आंसुओं को पोंछा है? उनकी जरूरतों की ओर क्या कभी आस्था पूर्वक ध्यान दिया है? उन्हें इंसानियत से भरी पूरी जिंदगी देने के लिए क्या कोई कोशिश की है? कांग्रेस के प्रति ईमानदारी रखने वाले इन मंत्रियों ने केवल अपना उल्लू सीधा किया है। इसीलिए राजकाज चलाने के लिए हमें केवल अपने ही लोग चाहिए, जो अपने बंधुओं पर हुए अत्याचारों के बारे में सवाल पूछेंगे, उनके जीवन में सुख लाने की कोशिश करेंगे। प्राणों के बलिदान देने की जरूरत हो तब भी वे अपने प्राणों की बलि चढ़ाकर ही सही उनके हकों की रक्षा करेंगे। ऐसे लोगों को चुनकर भेजना ही उचित है। ऐसे ही लोगों को लोकसभा में
और प्रांतीय असेंबली में चुनकर भेजना चाहिए। वे अपनी बुद्धि गिरवी रखकर काम नहीं करेंगे। अस्पृश्यों के दुखों को आवाज देंगे, ऐसे लोग ही लोकसभा में उचित काम कर सकेंगे। अब जो अस्पृश्य मंत्री और सदस्य कांग्रेस के गुलाम हैं, कुत्ते की तरह वे अपने मालिक के जूते चाट रहे हैं। ऐसे लोग अपने बंधुओं के लिए क्या खाक करेंगे। कांग्रेस में शामिल होने के लिए मुझ पर भी दबाव डाला जा रहा था, लेकिन जो पार्टी मेरे अस्पृश्य बंधुओं का कभी भला नहीं कर सकती, उस पार्टी में शामिल होकर क्या मैं भी उनका गुलाम बनूं? ये कभी नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के लिए मुझसे किसी ने कहा नहीं, और न ही किसी घपले के कारण मुझे इस्तीफा देना पड़ा है। घूसखोरी या अन्य किसी तरह के भ्रष्टाचार में मैं कभी पड़ा ही नहीं। ऐसी सरकार में मैं कभी निष्पक्ष तरीके से जनता की सेवा नहीं कर पाऊंगा। ये जब मेरे सामने साफ हो गया, तभी मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, और ये ठीक रहा। अभी भी हमें लगता है कि हमारे सवर्ण हिंदू हमारे उद्धार की खातिर अपने अधिकारों का प्रयोग करें। हम और 10 सालों तक इंतजार करें, और तब भी अगर हमें लगे कि इसमें कोई मतलब नहीं है, तो हम अपने हक को पाने के लिए जो अन्य तरीके हमें सही लगेंगे उन्हें अपनाएंगे। देश पर संकट आए तो हम हमेशा आगे रहेंगे। असल में हम देश के लिए मर मिटते हैं, सवर्ण हिंदू नहीं। वे देश के नाम पर, लोगों के नाम पर खुद मलीदा खा रहे हैं। ये हमेशा का ही अनुभव रहा है। जब सेना में भर्ती का सवाल उठता है, तब अस्पृश्य पहले आगे बढ़ता है और अपना नाम दर्ज कराता है। सवर्ण हिंदू लोग ऐसे कैंपों के आसपास दुकानें सजाकर बैठ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और देश और लोगों को लूटते हैं। पिछले 24 सालों से मैं अस्पृश्यों को उनके हक दिलाने के लिए लड़ता रहा हूं, लेकिन इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। गांधी जी के सामने मैंने एक सीधा सा सवाल रखा था। हम देश की आजादी के खिलाफ नहीं, लेकिन आजाद भारत में अस्पृश्यों का क्या स्थान रहेगा? लेकिन इस सवाल का गांधी ही नहीं, अन्य कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। मैं यही सवाल सवर्ण हिंदुओं से पूछना चाहता हूं। आज देश की आजादी उनकी है, हम अभी भी गुलाम ही हैं। सवर्ण हिंदुओं के अत्याचार का यह फल है। ये हमारा अपराध नहीं है। हम अगर अन्य लोगों की तरह जीना चाहते हैं, तो हमें अपने ही पैरों पर खड़े रहना होगा। अस्पृश्य बहन भाई इस बात को ध्यान में रखें। सवर्ण हिंदुओं को मेरा सुझाव है कि वे हमने जो हासिल किए हैं, उन राजनीतिक अधिकारों को लागू करने की राह में अड़ंगा न डालें। लेकिन कांग्रेस हम में से नम कहराम लोगों को मौका देती है और भेदभाव करने के लिए कहते हैं। चुनाव का टिकट अपनी झोली में आए, इसलिए कोशिश करने वाले लोग स्वार्थी और ढोंगी हैं। पहले वे कांग्रेस के पास जाते हैं, वहां से गच्चा मिलने पर, लात खाने पर फिर फेडरेशन से टिकट की भीख मांगने आते हैं। इस प्रकार कांग्रेस हमने जो हक हासिल किए हैं उन्हें नष्ट करना चाहती है। इसीलिए हमें अभी चौकन्ना होना चाहिए। हमें जमकर सामना करना होगा। चुनावों में हमें अपने ही उम्मीदवारों को जिताना होगा। इसमें अगर हम चूक गए तो हमारी हार निश्चित है, ये मान लीजिए। 10 सालों की इस अवधि के बाद वे आपकी ओर देखेंगे भी नहीं। हमें इस तरफ से भी सावधान रहना है और कल की खातिर आज ही अपनी इमारत की नींव मजबूत करनी है। हमें ऐसे ही प्रतिनिधि चुनने चाहिए जो हमारे अधिकारों के लिए संसद में लड़े और प्राण जाए, तब भी पीछे नहीं हटे। एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि हम अल्पसंख्यक हैं। हमारे मतदाताओं की संख्या भी कम है। प्रत्येक का मतदान करना महत्वपूर्ण है। मतदान के दिन सभी महिला पुरुषों अपने बाकी सभी काम एक तरफ रखकर हम में से प्रत्येक को अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करना होगा। इस बार यकीनन लगता है कि काफी सफलता मिलेगी। अब कांग्रेस की मजबूती ढह गई है। पंजाब में 2 कांग्रेसी गुट गुत्थम गुथा है, उनमें समझौता होना संभव नहीं। हमें कांग्रेस से डरना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि देश में फेडरेशन द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार को ही अपना वोट दें। हम अगर इस लड़ाई में जीते तो कई ठोस सुधार ले आएंगे। हमारे अधिकारों के बीच आने वाली बातों को खत्म कर देंगे। इसके साथ ही बाबा साहेब का भाषण खत्म होता है। बाबा साहेब ने कहा था, हम अभी भी गुलाम ही हैं और कांग्रेस पार्टी सवरणों की पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी बन गई। जानी के नए भारत का जन्म होने के समय ही उसे गलत रास्तों पर तोड़ने का काम कांग्रेस ने ही किया है। उस समय सवर्णों के नेतृत्व में चलने वाली केवल कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी थी, जिसका सामना दलित वर्ग बाबा साहेब के नेतृत्व में हक अधिकार पाने के लिए लड़ रहा था। अब तो अनुसूचित समाज के सामने अधिकार पाने की लड़ाई केवल कांग्रेस से नहीं, इसे भाजपा
आम आदमी पार्टी कई औरों से भी करनी पड़ रही है और पंजाब की बादल दल वाली अकाली दल पार्टी 25 सालों से भाजपा को बिना शर्त समर्थन देती उसी पाले में रहना पसंद करती रही है। उस समय के विपरीत बाबा साहेब के नाम पर दलित समाज के लोगों ने अनेकों दल बना लिए हैं, जिससे बहुजन समाज का वोट बच जाता है और इसका सीधा लाभ कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, अकाली दल और अन्य सवर्ण समाज के नेताओं की दिशा में चलने वाले दलों को लाभ होता रहा है। दलित समाज को बाबा साहेब की मानकर अपने समाज की एक ही बहुजन समाज पार्टी ही मजबूत पार्टी बनानी होगी। जो भी मतभेद है या कुछ भी हो जाए, झगड़े मतभेद पार्टी के अंदर रहकर ही करें और दलित समाज को मजबूत करने का ध्यान रखकर करें। नमस्कार। हाँ। आज हम एक बहुत ही अहम भाषण पर बात करने वाले हैं। जी। ये भाषण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अक्टूबर 1951 में पटियाला में दिया था। हाँ, 1951 की बात है ये। और हमारी ये जो चर्चा है ये पंजाब का दलित आंदोलन, अंबेडकर का आह्वान किताब के कुछ अंशों पर आधारित है। इसमें उनके 29 अक्टूबर वाले भाषण का पूरा जिक्र मिलता है। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर के उस वक्त के मतलब 1951 के राजनीतिक विचारों को थोड़ा समझें, खासकर कांग्रेस को लेकर उनकी जो तीखी आलोचना थी। हाँ, वो तो काफी तीखी थी। और भारत के भविष्य में दलित समुदाय की जगह को लेकर उनकी क्या चिंताएं थी, क्या सोच थी। जी, तो देखिए, ये भाषण का जो संदर्भ है वो समझना जरूरी है। देश नया नया आजाद हुआ था और पहले आम चुनाव बिल्कुल सामने थे। हाँ, माहौल चुनावी था। बिल्कुल। और पटियाला में उस दिन दलित फेडरेशन के कई बड़े नेता भी थे, जैसे बापू साहेब, राजभोज का नाम आता है, सेठ किशनदास थे। अच्छा। अनाज की, कपड़े की, शरणार्थियों की, वो भी वैसी की वैसी ही थी। कोई हल नहीं निकला था। और जहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने सिर्फ नाकामी की बात नहीं की, उन्होंने भ्रष्टाचार के भी बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अहम मुद्दा उठाया उन्होंने। उनका ये कहना था कि ये सिर्फ कुछ मंत्रियों की बात नहीं है, ये पूरी व्यवस्था में है। मतलब नीचे से ऊपर तक। जी, उन्होंने कहा कि कांग्रेसी मंत्रिमंडलों में घूसखोरी, सांठ-गांठ, ये सब आम हो गया है। और उन्होंने नाम लेकर उदाहरण दिए। मद्रास के टी प्रकाशन का जिक्र किया, यूपी के त्रिलोक सिंह का, पंजाब के भी कुछ पूर्व मंत्रियों का। बाप रे, नाम लेकर आरोप लगाना तो बड़ी बात है। और उससे भी ज्यादा चिंता की बात उन्होंने ये बताई कि कांग्रेस हाईकमांड इन आरोपों पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। मतलब जांच करने के बजाय वो भ्रष्ट मंत्रियों को बचा रहा है। अच्छा, ये तो बहुत। उन्होंने तुलना भी की। एक ब्रिटिश मंत्री का उदाहरण दिया जिससे विस्की की बोतल जैसी छोटी सी बात पर इस्तीफा देना पड़ा था, और यहाँ इतने गंभीर आरोपों पर भी कुछ नहीं हो रहा। ये तुलना तो वाकई बहुत तीखी है। और शायद पंडित नेहरू पर भी उन्होंने कुछ कहा था भ्रष्टाचार को लेकर। हाँ, कहा था, कटाक्ष किया था कि भाई वो कह रहे हैं कि दूसरे देशों में भी होता है। तो अंबेडकर का कहना था कि ये कोई तरीका नहीं है भ्रष्टाचार को सही ठहराने का। उन्होंने तो कांग्रेस को सीधे सीधे भ्रष्ट सरकार और यहाँ तक कि चोरों की सरकार भी कह दिया। साफ संदेश था कि ऐसी पार्टी को वोट मत दो। तो ये तो हुई कांग्रेस की आलोचना। इसके बाद उन्होंने दलित समुदाय को संबोधित किया। हाँ, तो कांग्रेस को इस तरह खारिज करने के बाद दलितों के लिए उन्होंने क्या रास्ता सुझाया, क्या कहा उनसे? देखिए, उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस में शामिल होने का तो सवाल ही नहीं उठता। अच्छा। और इसके लिए उन्होंने बड़े दिलचस्प उदाहरण दिए, चूहे बिल्ली का, सांप नेवले का। अच्छा। और ब्राह्मण अस्पृश्य का। मतलब कि अत्याचारी और पीड़ित एक साथ नहीं रह सकते। उनका तर्क था कि ब्राह्मण वर्ग तो हमेशा चाहेगा कि अस्पृश्य दबे रहें, वो कभी बराबरी का दर्जा नहीं देंगे। तो फिर रास्ता क्या था? एकमात्र रास्ता था शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, उसे मजबूत करना। उन्होंने कहा कि यही वो संगठन है जो दलितों का उद्धार कर सकता है। और जो दलित नेता उस वक्त कांग्रेस में थे, जो मंत्री बन गए थे, उनके बारे में भी तो उन्होंने कुछ कहा था। हाँ, और बहुत सख्त कहा था। उन्होंने कहा कि ये जो हरिजन मंत्री हैं, ये मंत्री बने ही फेडरेशन के संघर्षों की वजह से हैं। लेकिन अब मंत्री बनने के बाद ये सिर्फ कांग्रेस के वफादार हो गए हैं। और उन्होंने बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। कहा कि कुत्ते की तरह मालिक के जूते चाट रहे हैं और अपने समुदाय के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये तो बहुत ही तीखे शब्द है। बिल्कुल। उनका आह्वान था कि ऐसे लोगों को चुनो जो संसद में तुम्हारी आवाज उठाएं, जो तुम्हारी तकलीफ बयान करें। ऐसे लोग जो अपनी बुद्धि किसी के पास गिरवी ना रखें। हाँ, और जरूरत पड़े तो अपने हक के लिए जान देने को भी तैयार हों। और शायद इसीलिए उन्होंने खुद भी मंत्री पद छोड़ा था, यही कारण बताया था। हाँ, उन्होंने अपने इस्तीफे का जिक्र करते हुए यही कहा कि ऐसी सरकार में रहकर ईमानदारी से निष्पक्ष होकर सेवा करना मुमकिन नहीं लग रहा था। यहाँ से फिर बात उनकी राजनीतिक रणनीति और भविष्य की चेतावनियों पर आती है ना? जी, उन्होंने सवर्ण हिंदुओं को एक तरह से चेतावनी दी।
कहा कि देखो, दलितों को जो राजनीतिक अधिकार मिले हैं संविधान से, उन्हें लागू करने में रुकावट मत डालो। और क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम 10 साल इंतजार करेंगे, 10 साल, और अगर इन 10 सालों में हालात नहीं सुधरे, अगर हमें हमारे हक नहीं मिले तो फिर दलित अपने अधिकारों के लिए अन्य तरीके अपनाने पर मजबूर होंगे। अन्य तरीके? ये तो काफी गंभीर चेतावनी लगती है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बयान था। इसमें एक डेडलाइन थी और एक चेतावनी भी। और चुनाव तो सिर पे थे ही। चुनावों को लेकर क्या कहा उन्होंने? चुनावों को उन्होंने जिंदगी और मौत का सवाल बताया। कहा कि ये चुनाव बहुत अहम है। क्यों? क्योंकि दलित अल्पसंख्यक हैं, तो उनका हर एक वोट कीमती है। उन्होंने सभी दलित महिलाओं और पुरुषों से अपील की कि वोट जरूर डालें और फेडरेशन के उम्मीदवारों को ही जिताएं। फेडरेशन के उम्मीदवारों को? जी। और देशभक्ति पर भी एक दिलचस्प बात कही। क्या? कि जब देश पर मुश्किल आती है, लड़ाई होती है, तो दलित तो सेना में भर्ती होते हैं, जान देते हैं, लेकिन बहुत से सवर्ण हिंदू उस मुश्किल घड़ी में भी व्यापार और ठेके लेकर पैसा कमाने में लगे रहते हैं। ये भी एक तीखी टिप्पणी थी। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं उसी एक सवाल पर लौटती हैं कि आज़ाद भारत में अस्पृश्यों का क्या स्थान होगा। बिल्कुल, उन्हें इसका जवाब उस समय संतोषजनक नहीं मिल रहा था। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये भाषण डॉक्टर अंबेडकर का कांग्रेस शासन के प्रति गहरा असंतोष दिखाता है, खासकर भ्रष्टाचार और दलितों के प्रति उसके रवैये को लेकर। हाँ। और ये दलित समुदाय के लिए एक जोरदार आह्वान था कि भाई राजनीतिक रूप से एक हो जाओ और अपने हक की लड़ाई खुद लड़ो। वाकई एक बहुत ही शक्तिशाली और ऐतिहासिक भाषण था ये, जिसके कई पहलू थे और ये सोचने पर मजबूर करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने 10 साल इंतजार करने की बात कही थी, सवर्ण हिंदुओं से दलितों के अधिकारों में बाधा न डालने को कहा था। जी। आज 7 दशक से ज्यादा हो गए हैं। क्या वो मुद्दे आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद हैं? और क्या उन अन्य तरीकों की नौबत कभी आई जिनकी चेतावनी उन्होंने दी थी? ये एक सवाल है जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए। साथियों, आपने आज की खास खबरों पर चर्चा सुनी, कैसा लगा अब जरूर बताएं। हाँ, अगर आप भी अपनी किसी भी भाषा में लिखी लिखतों पर चर्चा करवानी चाहें तो आप करवा सकते हैं। बस इसके लिए आपको हमारी मेहनत का कुछ मेहनताना देना होगा। हाँ, ठीक सुना है, आपसे हम फिर से बता रहे हैं। अगर आप भी अपनी किसी भी भाषा में लिखी लिखतों पर चर्चा करवानी चाहें तो आप करवा सकते हैं। बस इसके लिए आपको हमारी मेहनत का कुछ मेहनताना देना होगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9463601616। आप कॉल कर सकते हैं। आप देखते रहें आपका YouTube चैनल क्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।